जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी मित्रों का हिंदी बाय पचौरी सर चैनल पर स्वागत है। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है भाषा के विविध स्वरूपों पर हम चर्चा करने वाले हैं, विविध रूप पर चर्चा करने वाले हैं और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको खड़ी बोली एवं हिंदी में प्रथम इन 2 विषयों पर चर्चा की थी। आज हम भाषा एवं भाषा के विभिन्न स्वरूप, भाषा के विविध रूपों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम भाषा की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा विचार, भाव एवं अनुभवों को व्यक्त करने और परस्पर विचार विनिमय का एक साधन है। वहीं दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा है, भाषा विचारों को व्यक्त करने वाली ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का एक समूह होता है। यहाँ इन 2 परिभाषाओं का इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण रोल क्या है, इसको आप समझें कि जब परीक्षा में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इसी प्रकार की परिभाषाओं को गढ़कर, इसी प्रकार की परिभाषाओं को प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है। तो आप कभी भी किसी भी प्रकार का डाउट अपने मन में ना रखें। आपको पता होना चाहिए कि भाषा जो है विचार विनिमय का एक साधन है। तो कुछ विद्वान इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वह विचारों, भावों, अनुभवों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग। कुछ विद्वानों द्वारा इस प्रकार प्रयोग किया गया है कि ध्वनि, शब्दों और वाक्यों का एक समूह होता है। लेकिन दोनों का कार्य क्या है? विचारों को व्यक्त करना, विचारों का आदान प्रदान। तो इसलिए यहाँ आप दोनों परिभाषाओं को अच्छे से समझ लें। वहीं बात करें भाषा के स्वरूप की, तो हमने भाषा के रूप पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, लेकिन कुछ पुस्तकों में 3 रूप भी मिलते हैं और तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा। लेकिन इन दोनों रूपों पर प्रश्न किस प्रकार बनता है कि मौखिक भाषा, भाषा का कैसा रूप है, स्थायी या अस्थायी? तो आप समझें, मौखिक भाषा जो होती है अस्थायी भाषा होती है, जबकि लिखित भाषा कैसी भाषा होती है? स्थायी भाषा। एक लंबे समय तक आप किसी पुस्तक को सहेज कर रख सकते हैं, इसलिए लिखित भाषा को स्थायी भाषा की संज्ञा दी गई है। अब बात करते हैं भाषा के विभिन्न रूपों पर। तो सर्वप्रथम है मातृभाषा। यह भाषा का ही एक रूप है और भाषा के आगे शब्द जुड़ा हुआ है मातृ, अर्थात माँ से सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। इसकी परिभाषा समझें कि वह भाषा जो अपने परिवार एवं समाज में रहकर सीखी जाती है, या वह भाषा जो बालक अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। यहाँ सिर्फ आप भाषा के आगे शब्द देखें मातृ, तो माँ के द्वारा जो बालक भाषा सीखता है वह भाषा क्या कहलाती है? आपकी मातृभाषा। प्रत्येक बिंदु महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप प्रत्येक बिंदु को ध्यान से समझें। प्रश्न आपका बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब से हुई? तो 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाने की घोषणा हुई और 2000 से प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यह प्रत्येक देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसके ऊपर हमारे देश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मातृभाषा आपकी अभिव्यक्ति का एक सरलतम साधन है। इसके बारे में कुछ विस्तार से हम देखें कि भारत में भी बहुत मातृभाषाएं हैं। 2011 में जब जनगणना की गई तो हमारे देश में 121 भाषाएं और 1369 मातृभाषाएं थीं। यहाँ 1369 मातृभाषाओं में से आप देखें तो 270 मातृभाषा ऐसी हैं, कैसी कि जिन्हें 10,000 से अधिक लोग बोलते हैं। वहीं बात करें सर्वाधिक बोले जाने वाली मातृभाषा कौन सी है, तो वह है हिंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% लोग मातृभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। वहीं यदि प्रथम मातृभाषा के रूप में हिंदी, वहीं यदि दूसरी भाषा के रूप में भी यदि हम हिंदी का देखें, जैसे पहली भाषा उन्होंने गुजराती चुनी, दूसरी भाषा उनकी हिंदी थी। तो इस प्रकार यदि भारत में हिंदी बोले जाने वालों का प्रतिशत देखें तो यह प्रतिशत बढ़कर लगभग 75% हो जाता है। इसलिए हमारे देश में सर्वाधिक समझे जाने वाली भाषा है हिंदी, जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग राज्यों में समझी जाती है। भारत में सर्वाधिक हिंदी बोले जाने के
बाद यदि कोई दूसरी भाषा आती है तो वह है बांग्ला। बांग्ला हमारे देश में दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, वहीं तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मराठी है। वहीं विश्व में यदि हिंदी की बात करें तो विश्व में हिंदी बोले जाने वालों की संख्या तीसरे नंबर पर आती है। सर्वाधिक यदि कोई भाषा बोली जाती है विश्व में तो वह है चीनी मंदारिन। वहीं तीसरे नंबर पर हिंदी का स्थान है। लगभग 61 करोड़ लोग हिंदी को बोलते हैं विश्व में। वहीं 7वें नंबर पर विश्व में बंगला का स्थान आता है, अर्थात विश्व की टॉप 10 भाषाओं में भारत की 2 प्रमुख भाषाओं का स्थान है। तीसरे नंबर पर हिंदी और 7वें नंबर पर बांग्ला भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हिंदी का वर्चस्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। मातृभाषा के बारे में आपको एक और महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं कि 22 सूचीबद्ध भाषाएं जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। यहाँ जो संस्कृत है, यहाँ संस्कृत मातृभाषा के रूप में अपने भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। मात्र 24,000 लोग संस्कृत को मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम जो दूसरी भाषा देखने वाले हैं वह है भाषा का अन्य रूप। कौन सा है? परनिष्ठ भाषा। परनिष्ठ भाषा को हम ज़्यादा विस्तार से न देखते हुए बिल्कुल सरलतम एक लाइन में देखें तो व्याकरण समृद्ध भाषा ही परनिष्ठ भाषा कहलाती है। इसके बाद भाषा का एक अन्य रूप हम देखें तो वह है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है मित्रों? तो मानक शब्द से आशय है यहाँ पर कि शैक्षिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, यानी कि हमारे शिक्षित वर्ग द्वारा जो विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं वह मानक शब्द होते हैं। तो इसकी विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं। जब भाषा का प्रयोग कैसा होता है? व्यापक स्तर पर, तब वह व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित रूप धारण करती है और उसे हम मानक भाषा कहते हैं। इसको और विस्तार से देखें तो इसकी अपनी शैक्षिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, तकनीकी, प्रशासनिक, कानूनी विशिष्ट शब्दावली होती है जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहलाते हैं। यह आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां हम पारिभाषिक शब्दावली के बारे में भी चर्चा करेंगे। वहीं बात करें मानक भाषा के अन्य बिंदु पे तो पत्राचार में, साहित्य रचना में, औपचारिक बोलचाल में ही हम मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के मानकीकरण में अनेक भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। यह प्रभाव हमें शब्द भंडार, चिन्ह, लिपि एवं व्याकरण के नियमों में भी मिलता है, क्योंकि हिंदी में जो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह अंग्रेजी भाषा के प्रभाव का परिणाम है। कोई भी पूर्ण भाषा पूर्ण रूप से मानक नहीं होती, उसमें परिवर्तन होता रहता है और यही भाषा की जीवंतता का गुण है। वहीं बात करें हमारे मानक भाषा की तो हिंदी की जो मानक भाषा है वह कौन सी है? खड़ी बोली। हिंदी को यदि व्यापक स्वरूप में देखें तो 18 बोलियों के विस्तार को ही हम हिंदी कहते हैं, लेकिन मानक स्वरूप की बात करें तो खड़ी बोली को मानक स्वरूप प्रदान किया गया है। इस खड़ी बोली को शुद्ध रूप, परिनिष्ठित रूप देने का कार्य सर्वाधिक किसने किया है? तो सर्वाधिक योगदान किसका माना जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने काल में, द्विवेदी युग में हिंदी भाषा या कहें खड़ी बोली को नियमित एवं परिनिष्ठित रूप देने में अभूतपूर्व काम किया है। यह मैं आपको पहले भी चर्चा में बता चुका हूँ। और यहाँ से प्रश्न बनता भी है कि खड़ी बोली को सर्वाधिक परिनिष्ठित या शुद्ध रूप प्रदान करने में किसका एक महत्वपूर्ण योगदान है? तो आपको आंसर देना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद भाषा के एक अन्य रूप की चर्चा करते हैं तो वह है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा, संपर्क से आशय क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच संपर्क स्थापित करना, दो राज्यों के बीच संपर्क स्थापित करना, राज्य या केंद्र के बीच स्थापित करना। तो वह किस भाषा के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, वह भाषा ही हमारी क्या कहलाती है? संपर्क भाषा। इसको विस्तार से समझें तो अनेक भाषाओं की उपस्थिति, भारत एक विविध भाषाओं का देश है, यहाँ अनेक भाषाएं उपस्थित हैं। अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस उभयनिष्ठ भाषा के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच, व्यक्ति राज्य, दो राज्यों के बीच, राज्य केंद्र के बीच संपर्क आसानी से स्थापित करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी संपर्क भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। तथा भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी।
इसे व्यावसायिक भाषा या सेतु भाषा भी कहते हैं। इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यदि दो व्यक्ति उपस्थित हैं, इस व्यक्ति को तमिल आती है और यह व्यक्ति मलयालम बोलता है, लेकिन जब इन दोनों के बीच विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, अर्थात हिंदी उभयनिष्ठ भाषा के रूप में कार्य कर रही है, तो यह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। हिंदी हमारे संपूर्ण भारत देश में कहीं ना कहीं बोली जाती है और समझी भी जाती है। दक्षिण भारत के प्रदेशों में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद मैं बात करता हूँ भाषा का अन्य रूप राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा शब्द आपने कई बार सुना भी होगा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो मित्रों, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा हम हिंदी कह सकते हैं, लेकिन संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई भी उल्लेख नहीं है। इसकी परिभाषा को समझें तो भाषा के आगे शब्द जुड़ा है राष्ट्र, अर्थात राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा, जनमानस की भाषा, वह भाषा होती है आपकी राष्ट्रभाषा। इसको और अच्छे से समझें, परिभाषा में देखें कि किसी भी देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में अधिकतम जनसमूह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, जो उस राष्ट्र को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से जोड़े रखे। सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के बारे में भारत में महात्मा गांधी द्वारा 1917 में उल्लेख किया। महात्मा गांधी द्वारा 1917 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया और आज़ादी से पूर्व सभी नेताओं के द्वारा यह समर्थन किया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद जब राष्ट्रभाषा बनाने की चर्चा हुई तो दक्षिण भारत के जो नेता थे उन्होंने इसका पूर्ण जोर विरोध किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा न देने के लिए आंदोलन भी किए। इसलिए आज वर्तमान में हमारे देश में कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। लेकिन आप देखें, हमारे देश में सर्वाधिक हिंदी को ही बोला और समझा जाता है। 75% आबादी द्वारा हिंदी को बोलने या समझने की क्षमता है। तो यहाँ यदि किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ हिंदी है। इसके बाद हम भाषा के एक अन्य रूप की बात करें तो राष्ट्रभाषा के बाद महत्वपूर्ण जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा है वह है राजभाषा। यहाँ से आपके परीक्षा दृष्टिकोण से भी और आपके समझने की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राजभाषा है क्या? मैं कहता हूँ कि आप शब्द से ही उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करें। हमने राष्ट्र को समझा, राष्ट्र की भाषा, तो वह राष्ट्रभाषा। इसी प्रकार राजभाषा शब्द से समझें, जिसके आगे जुड़ा है राज, अर्थात राज्य की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा ही आपकी राजभाषा कहलाती है। इसको और विस्तार से समझने के लिए हम प्रत्येक बिंदु को समझते हैं कि राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा, अर्थात जिस भी राज्य का कार्य, जिस देश का कार्य वहाँ के सरकारी कार्यों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, वह भाषा ही आपकी राजभाषा कहलाती है। वह भाषा जिसमें समस्त सरकारी कामकाज संपन्न किए जाते हैं उस देश के प्रदेश की राजभाषा कहलाती है। यही शब्दों में लिखा हुआ है। इसके बाद बात करें भारत की राजभाषा क्या है, तो भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो गोपाल स्वामी अयंगर ने। तो संविधान सभा में 11 सितंबर 1949 को गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा इसे संविधान सभा में पेश किया। 3 दिन इस पर बहस चली और 14 सितंबर 1949 को यह सर्वसम्मति से पारित किया गया कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदुस्तानी में से किसे राजभाषा बना जाए। तो हिंदी को सर्वाधिक वोट मिले और हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी और हिंदुस्तानी में सबसे कड़ी टक्कर हुई। यहाँ हिंदुस्तानी को 77 वोट मिले और हिंदी को 78 वोट मिले। इस प्रकार हिंदी 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा बन गई। आप सभी को पता है कि इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस को मनाने की जो
परंपरा कब से प्रारंभ हुई इसको समझें। तो राष्ट्रभाषा प्रचारणी समिति, जो कि हिंदी के उत्थान के लिए कार्य करती थी, इसके द्वारा 1953 में सिफारिश की गई कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। इनकी सिफारिश स्वीकार कर ली गई और 14 सितंबर 1953 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम मनाने लगे। अब इसके बाद मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद संवैधानिक स्थिति की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं और यह 4 अध्यायों में आपको देखने को मिलेगा। पहला अध्याय है संघ की भाषा, दूसरा अध्याय प्रादेशिक भाषा, यहाँ तीसरा है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषाएं, इसके बाद चौथा अध्याय है विशेष निर्देश। यहाँ 343 से लेके 351 प्रत्येक आर्टिकल को हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ आपको राजभाषा आयोग के गठन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। जब आप मेरे संपूर्ण वीडियो को देखते हैं तो यहाँ मुझे जानकारी भी मिलती है कि किस विद्यार्थी द्वारा कितना यह वीडियो देखा जा रहा है, इसलिए आप इसे पूरा देखें। जब आप इसे कंप्लीट देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा यह वीडियो जो बनाया जा रहा है वह सार्थक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में विस्तार से बताऊँगा। इसमें से आपके लिए राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, किसके द्वारा किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।